अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही शानदार होने वाली है। आपसे गुजारिश है कहानी को मुकम्मल सुनें और वीडियो को लाइक लाजमी करें। तो चलें कहानी शुरू करते हैं। मुझ पर नई नई जवानी आ रही थी। मैं 13 साल की उम्र में ही अपनी उम्र से बड़ी नज़र आने लगी थी। मैं 42 नंबर पहनती थी। मैं जब भी बाहर निकलती तो जो भी मुझे देखता तो उसकी नज़र मेरी छाती पर होती। मुझे बहुत शर्म आती। मैं स्कूल जाती तो लड़के मेरी छाती पर ही नज़रें टिकाए रखते और देख देख कर मुस्कुराते। बाजार जाती तो दुकानदार भी मुझे ऐसी नज़रों से देखते कि मैं शर्म से पानी पानी हो जाती। मेरी एक कज़न की शादी थी। हम सारी कज़न रात को शॉपिंग करने एक बड़ी मार्केट में चली गई। हम सब अपनी अपनी शॉपिंग कर रही थी। मैं ज़रा अपनी कज़न से अलग हो गई। मैं अपनी तमाम चीज़ें ले चुकी थी और कज़न को देखती हुई ज़रा आगे गई तो मुझे एक बड़ा भी लेना था जो मैं भूल गई थी। मैं एक दुकान के अंदर गई। वहाँ एक नौजवान लड़का बैठा था जो मुझे देखते ही पूछने लगा कि बाजी कौन सा नंबर चाहिए। मैंने नज़रें चुराते हुए बताया 42 नंबर। तो एक इम्पोर्टेड बड़ा निकाल कर लाया और कहने लगा, बाजी आप चेंजिंग रूम में जाकर चेक कर लें, ये इम्पोर्टेड है, इनके साइज़ में फ़र्क भी होता है, फिर आपको परेशानी होगी। मैं वो लेकर चेंजिंग रूम के अंदर गई। जल्दी से पहनकर देखने लगी। मैं जल्दी में दरवाज़ा लॉक करना भूल गई थी। वो लड़का दबे कदमों मेरे पीछे ही चला आया था। उसने पीछे से मेरे दोनों को पकड़कर, मेरा नाम फ़राह है, मेरी उम्र 13 साल थी, मैं बहुत कम उम्र थी, जवानी के दहलीज पर कदम रख रही थी जब मैंने अपने आप को देखा कि मेरे अंदर नाजुक हुस्न बहुत ज़्यादा था। मेरी माँ और बहनें भी मुझे बातें सुनाया करती थी। छोटी सी उम्र में ही मुझे इतना बड़ा दुपट्टा दिया करती थी। मैं इस दुपट्टे को संभाल नहीं पाती थी और दुपट्टा अक्सर मुझसे इधर उधर गिर जाता था तो मेरी अम्मी मेरे मुंह पर थप्पड़ मारती और मुझे डांटती थी। मैं हैरान होती थी कि आखिर मुझे क्यों मार पड़ रही है। मैंने क्या किया है। मेरी और भी बहनें थीं। मैं अपनी बहनों में सबसे छोटी थी। जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी मेरे जिस्म में कुछ ज़्यादा ही तब्दीलियाँ आ रही थी जो बहुत ज़्यादा अजीब थी। मैंने बाकी लड़कियों को ऐसे नहीं देखा था। कम से कम मेरी उम्र की लड़कियाँ तो ऐसी नहीं लगती थी। अब तो मेरी अम्मी ने कपड़ों के साथ दुपट्टा नहीं बल्कि चादर बनाना शुरू करती थी। मैंने अम्मी से कहा कि मुझे गर्मी लगती है तो अम्मी कहती कि गर्मी गई भाड़ में, इस चादर से अपने आप को लपेट कर रखना, नहीं तो किसी दिन तेरे पीछे कोई मुसीबत हमारे घर आ जाएगी। चांद रात पर मेरी सारी बहनें बाजार जाने का प्रोग्राम बना रही थी। मैंने कहा मैं भी चलूँगी। उन्होंने कहा नहीं, इस वक्त बाज़ारों में बहुत रश होता है, इधर उधर के सारे लड़के आते हैं। मैंने कहा तो क्या हुआ, रश में तो मज़ा आता है। मैंने भी अपने लिए चूड़ियाँ और बाकी चीज़ें लेनी हैं। मेरी बहन ने कहा कि तुझे लेकर जाएंगे तो शहर के सारे लड़के तेरी तरफ देखना शुरू कर देंगे और हमें शर्मिंदा नहीं होना। तू घर बैठ, हम तेरे लिए सामान ले आएंगे। मैं अपने कमरे में चली गई और फूट फूट कर रोने लगी। जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। खुद को देखने लगी कि मेरा क्या कसूर है अगर मैं ऐसी थी। बहुत से लोग होते हैं जिनके साथ इस तरह के मामलात होते हैं। किसी का कद छोटा होता है, किसी का कद ज़रूरत से ज़्यादा लंबा होता है, तो किसी के जिस्म में चर्बी ज़्यादा होती है और कोई बहुत पतला होता है। अगर मेरा नाजुक हुस्न ज़्यादा था तो उसमें मेरा क्या कसूर था। मेरी अम्मी मुझे मेरी पसंद की कोई चीज़ भी खाने नहीं देती थी। मुझे खट्टी चीज़ें खाने का बहुत शौक़ था, लेकिन वही सारी चीज़ें अम्मी मुझसे दूर रखती थी। वो कहती थी पहले ही तुमने अपना क्या हाल बना रखा है, अगर खट्टी चीज़ें खाओगी तो और भी बड़ी भैंस बन जाओगी। अम्मी अपने के मुंह से ये अल्फाज सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगता था। एक दिन मेरी कज़न ने मुझसे बहुत ही उल्टी बात कर दी। उसने कहा जो तुम्हारा हाल हो रहा है तुमसे कोई लड़का शादी भी नहीं करेगा। ये बात सुनकर तो मैं गुस्से से लाल पीली हो गई। इससे लड़ने के लिए खड़ी हो गई और मेरा दुपट्टा गिर गया। हम लोग एक कज़न की शादी में थे। सब लोग मुझे देखकर हैरान हो रहे थे। लोगों ने मेरी अम्मी से सवालात करने शुरू कर दिए कि आप लोग सबसे दूर दूर रहते हैं, ज़्यादा आना जाना भी नहीं करते और इसको तो आप कभी भी कहीं लेकर नहीं जाती। कहीं कोई ऐसा वैसा मामला तो नहीं कि इसके पहले शादी हुई है और आप लोगों ने किसी को बताया नहीं और ये तलाक लेकर वापस आ गई है। मेरी अम्मी ने कहा कैसी बातें कर रही हैं, मेरी बेटी की शादी नहीं हुई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस उस दिन के बाद से तो मेरी अम्मी ने मुझे किसी भी शादी में ले जाना ही बंद कर दिया। और ये वो उम्र थी जब शादियों में जाने का इंसान को बहुत शौक़ होता है कि तैयार होकर अच्छे कपड़े पहनेंगे, सबको देखेंगे, सलाम दुआ करेंगे, खाना पीना होगा। लेकिन मेरी अम्मी ने अब मुझे कहीं भी ले
कर जाने से तौबा कर ली थी। आहिस्ता आहिस्ता मैं बड़ी होने लगी तो मेरी मुसीबतें और भी ज़्यादा बढ़ने लगीं। मेरी अम्मी को और 4 महीने बाद मेरे कपड़े बनवाने पड़ते थे। अब तो वो मेरे कपड़ों के अंदर इतना कपड़ा रखती थी कि अगर मुझे कपड़े तंग हो जाएं तो वहीं से सिलाई करके कपड़ों को खुला कर दें। वो कहती थी कि तेरे बाप की थोड़ी सी तनख्वाह है और मैं तेरे लिए हर 4 महीने बाद नए कपड़े नहीं बनवा सकती। मेरे कपड़े बहुत जल्दी फट जाते थे और एक ही जगह से फटते थे। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी जिसका भाई बाहर के मुल्क में होता था। मैंने उसे अपना मसला बताया। उसने कहा एक दवाई होती है, उससे ये मसला हल हो जाता है। अगर तू वो गोलियां खा लेगी तो तू भी आम लड़कियों की तरह नॉर्मल हो जाएगी। यह बात मेरे दिमाग में बैठ गई कि मैं नॉर्मल नहीं थी। मैंने उससे कहा कि वो मेरी मदद करे, मुझे किसी तरह वो गोलियां मंगवा कर दे, मैं उसे पैसे दे दूंगी। ये कहकर मैं पर सुकून हो गई। फिर 2 से 3 दिन बाद मेरे लिए एक रिश्ता आ गया। अम्मी ने मुझसे कहा कि तुम तैयार रहना। ये सुनकर मैं समझ गई कि मैं अपने घर वालों पर बोझ बन गई हूँ और वो जल्द से जल्द मुझसे जान छुड़वाना चाहते थे। मैं खामोश हो गई। बोलती भी तो क्या बोलती, अपनी अम्मी से लड़ाई तो नहीं कर सकती थी। मुझे इस बात का एहसास था कि वो मेरी माँ है, लेकिन वो शायद ये बात भूल गई थी कि मैं उनकी औलाद हूँ। वो भी सबसे छोटी, लेकिन अपने वजूद की वजह से मैं सबसे बड़ी लगती थी। इसलिए वो घर वाले सबसे पहले मेरी शादी करवाना चाहते थे। जब मेरे लिए शाम को रिश्ते वाली आई तो मैंने काले कपड़े पहने, मेरी अम्मी के कमरे में आई और मुझे देखा। मैंने कहा अम्मी कैसी लग रही हूँ? मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। अम्मी ने कहा इस सूट के साथ ये दुपट्टा क्यों लिया है? मैंने कहा इसके साथ यही दुपट्टा है। अम्मी ने कहा यह तो बहुत छोटा है। मेरी दूसरी बहन को कहा वो दूसरा दुपट्टा लेकर आए, वो सूट के साथ चल जाएगा। जब मेरी बहन वो दुपट्टा लेकर आई तो वह बहुत बड़ा था। मैंने कहा अम्मी इस दुपट्टे को कैसे संभाल पाऊंगी? अम्मी ने कहा कि संभालना पड़ेगा, अपने आप को छुपा कर बैठना। मुझे इनकी बातें बहुत अजीब लग रही थी। फिर उन्होंने मुझे दुपट्टे में ऐसे लपेट दिया कि बस मेरा चेहरा ही दिखाई दे रहा था और मुझे कहा कि 15 मिनट बाद चाय लेकर बाहर आ जाना। लड़के वाले आ चुके थे और लड़के की माँ, फूफी और दादी आएंगी। वो लोग अम्मी से बातें कर रही थी। मुझे मेरी बहन ने आकर खबर दी। उसने कहा कि ये लोग तो जॉइंट फैमिली वाले हैं, उनका घर मर्दों से भरा पड़ा है, क्या बनेगा तेरा? बहन तुझे अब तो अपने आप को इस तरह से छुपा कर रखना पड़ेगा जैसे पुराने ज़माने में मिस्र के लोग किया करते थे, जिसमें सिर्फ उनकी आंखें नज़र आती थी। वो बन के घूमना पड़ेगा। वो बुरी तरह मुझ पर हंसने लगी और उसके हंसने की आवाज़ मेरे दिमाग में किसी हथौड़े की तरह लग रही थी। ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। 15 मिनट के बाद मैं बाहर आई तो जिस तरह से मैं बाहर आई थी, जाहिर है उन्होंने मुझे देखकर अजीब सा ही रद्दअमल देना था। पर जब मैं सोफे पर बैठी तो मेरा दुपट्टा थोड़ा सा सिरक गया। कुछ मैं खुद भी लापरवाह थी और कुछ मुझसे ये दुपट्टा इतना संभाला भी नहीं जा रहा था। उन्होंने कहा बहन बुरा ना मनाना, आपकी बेटी की शादी पहले से हो चुकी है। तो मेरी अम्मी ने कहा नहीं, उसकी शादी कहाँ, ये तो सबसे छोटी है, वो तो चौथी वाली की पढ़ाई चल रही है और वो पढ़ाई में बहुत लायक है, इसलिए हम चाहते हैं कि वो पढ़ाई पूरी कर ले तो उसकी शादी करवा दें। उन्होंने कहा कि ये तो शादीशुदा लग रही है, ऐसा लग रहा है इसके 2-3 बच्चे हैं और ये बेचारी रूल सी गई है। ये बिल्कुल वैसी लग रही है, ये तो गैर शादीशुदा लड़की नहीं लगती। गैर शादीशुदा लड़कियां तो दुबली पतली होती हैं। माना कि शादी के बाद औरत का वज़न थोड़ा बढ़ जाता है और जिस्मानी शक्ल भी बदल जाती है, लेकिन शादी से पहले तो मैंने किसी लड़की को ऐसे नहीं देखा। मेरी अम्मी ने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम आपको कसम देने को तैयार हैं, अब इससे ज़्यादा और क्या होता। उन्होंने कहा नहीं, हमें तो मामला ही और लग रहा है, हमारा बेटा बड़ा लाडला है और फिर आजकल तो ठीक ठाक लड़कियों के भी लोग मुंह भर भर के बातें करते हैं। आपकी बेटी को ब्याह कर ले जाएंगे तो सारी ज़िंदगी लोगों के सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। हम माफ़ी चाहते हैं, हमारे माशरे में रिश्ते से इनकार ऐसे नहीं होता। लोग कहते हैं कि फ़ोन करके बाद में बता देंगे और फ़ोन करके कह देते हैं कि हमें आपकी बेटी पसंद नहीं, लेकिन उन्होंने तो मुंह पर ही इनकार कर दिया और वो भी इतने बुरे तरीके से। वो लोग तो चले गए पर अम्मी ने मुझे थप्पड़ों से मारना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि तेरे इतने सारे रिश्ते रिजेक्ट हुए हैं, लेकिन इस दफ़ा जो बातें मुझे सुनने को मिली हैं मैं ज़िंदगी भर भूल नहीं सकती। मैं एक अच्छी औरत हूँ, सारी ज़िंदगी एक अच्छी बीवी,
एक अच्छी माँ बनकर गुजारी है और सिर्फ तेरी वजह से मुझे ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं जो मैंने कभी भी नहीं सुनी थी। मैंने 2-3 दिन तक खाना नहीं खाया, लेकिन किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा। फिर मेरी एक दोस्त ने मुझसे मिलने आई और चोरी चोरी मुझे वो दवा पकड़ा दी। उसने कहा, तुम्हारी दवा आ गई है। मैंने कहा, मुझे अब उसकी ज़रूरत नहीं है। वो लोग मुझे पसंद करके नहीं गए, उन्होंने शादी से इनकार कर दिया। यह सुनकर मेरी दोस्त कहने लगी, यह आखिरी रिश्ता थोड़ी था, तुम्हारे लिए और भी रिश्ते आएंगे, तब तक तुम ये गोलियां खाकर स्मार्ट बन जाना। फिर मेरी दोस्त चली गई। मैंने उसके सामने कुछ गोलियां एक साथ खा लीं। फिर मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया था। जब बाहर निकली तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं अपने कमरे में थी। मुझे पता चल गया कि रात में बेहोश हो गई थी क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया था। मैंने सोचा, चलो अब तो मेरे घर वालों का मुझ पर थोड़ा सा रहम आ जाएगा, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं अपने होश और हवास से बेगानी हो गई थी। लेकिन जैसे ही मेरी अम्मी कमरे में आई और उन्होंने मेरे मुंह पर रख कर थप्पड़ मारा, मैं हैरान थी कि मेरे बिस्तर पर पड़ी थी, मेरी हालत भी गैर थी। उन्होंने ये क्या किया? उन्होंने कहा, बेशरम, तुझे शर्म नहीं आई? कौन से बाहर के मुल्क से तूने गोलियां मंगवाई हैं? किस किस्म की गोलियां हैं ये जिनको तू खा रही है और उन्हीं की वजह से तेरा ये हाल हुआ है? उसका मतलब है कि तेरे इरादे कुछ और हैं। तू जानबूझकर सबको अपना आप दिखा रही है। तू सबको बताना चाहती है कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बड़ी मोटी ताज़ी लड़की हूँ। शर्म नहीं आती तुझे ये सब करते हुए? तुझसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। कुछ भी हो सकता था, मगर ये सब नहीं करना चाहिए था। अब तो मैं अपनी अम्मी की तरफ देख भी नहीं रही थी, बस सिसक सिसक कर रो रही थी। अम्मी ने वो गोलियां बाथरूम में फेंक दी और ऊपर से पानी बहा दिया। मैं रोने लगी, मगर अम्मी ने मुझे देखा तक नहीं और कमरे से बाहर चली गई। फिर इस बात को कई दिन गुजर गए, मगर सब घर वाले मुझसे नाराज़ थे। कोई मुझसे खाना भी नहीं पूछता था, मुझसे कोई बात नहीं करता था। ऐसे लगता था मैं नफसियाती मरीज़ा बन गई हूँ, पागल हो गई हूँ। फिर मेरे लिए एक रिश्ता आया। लड़की की माँ देखने के लिए आई, लेकिन लड़की की माँ की आंखें कमज़ोर थीं। उनके साथ उनकी एक भांजी भी थी। उसने उन्हें बताया कि लड़की अच्छी है, हमें पसंद है। मैं चुपचाप बैठी रही, मैंने कोई बात नहीं की, अपने आप को चादर में छुपा के रखा था। मेरी बहनें हंस रही थी कि अगर तुम्हारी सास की आंखें कमज़ोर ना होती तो वो कभी भी तुम्हारे लिए हाँ ना बोलती। और जो लड़की साथ आई थी उसकी उम्र तो कम थी, उससे क्या पता तुम्हारे क्या हालात हैं। अब मैं किसी भी बात का जवाब नहीं देती थी। मैं अपने लिए लड़ना छोड़ चुकी थी, क्योंकि मुझे पता था कि अभी मेरे सामने एक और जंग थी। मेरे शोहर ने भी मुझे बातें सुनानी थी। उसने भी कहना था कि तुम्हारी पहले शादी हुई है या तुम्हारे कोई बच्चे पैदा हुए हैं। मुझे ये सब सुनने की आदत हो गई थी। जब मेरी शादी की तैयारियां हो रही थी तो मेरे कपड़े बनकर आ रहे थे। मेरी सास बहुत अच्छी थी, बहुत प्यार से बातें करती थी। उन्होंने कहा, कपड़े पहनकर एक दफ़ा देख लो। मेरी बहन के मुंह से निकल गया। उसने कहा, अभी तो शायद पूरे आ जाएंगे, लेकिन बाद में तो खुले करवाने ही पड़ेंगे। शायद 1-2 हफ्ते के बाद ही खुले करवाने पड़े। मेरी सास ने कहा, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? ज़रूर मजाक कर रही हो। होने वाली दुल्हन के साथ ऐसा मजाक नहीं करते। होने वाली दुल्हन पर अल्लाह का बड़ा करम होता है। उसकी शादी हो रही होती है, जब वो रुखसत होती है, अपने घर में कदम रखती है, उस वक्त तो जो भी दुआ करे पूरी हो जाती है। उसका दिल मत दुखाओ। मेरी सास मेरी बहनों को डांट रही थी। मैं अपनी सास की बातें सुनकर खुश हो रही थी। चलो, कोई तो मेरे हक में बोल रहा था। मैंने देखा तो मेरी बहन का चेहरा ऐसे हो गया जैसे किसी ने उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर दी हो। मुझे पहली बार ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा साथ दिया है। लेकिन मेरी सास की नज़र कमज़ोर थी। अगर वो मुझे किसी दिन देख लेती तो शायद वो मेरा साथ ना देती। मैंने अपने शोहर की तस्वीर देखी। अब मुझे डर लगने लगा। और मेरी सास ने भी मुझे बताया कि मेरा एक ही बेटा है और वो बहुत जज्बाती है, उसे गुस्सा बहुत आता है। इसीलिए मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो सब्र कर सके। मैं बिल्कुल खामोश रही, एक जिंदा लाश लग रही थी। आज मेरी शादी की रात थी। मेरा शोहर आने वाला था। मुझे मालूम था वो भी मुझे देखकर बुरा भला कहेगा। मुझे उसकी बात सुननी पड़ेगी, सारी ज़िंदगी ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। जैसे मेरे शोहर ने कमरे में कदम रखा, उसने अपनी शेरवानी उतार कर एक तरफ रखी। अब वो शलवार कमीज़ में था। उसने मेरा घूंघट हटाया
और माशाल्लाह कहा और फिर कहा तुम तो बहुत खूबसूरत हो। मैं हैरान हुई कि सब कुछ मामूल के मुताबिक क्यों हो रहा है। फिर उसने मुझे मुंह दिखाई का तोहफ़ा दिया और कहा मुझे इसका तोहफ़ा पसंद आया। मैं चुप रही। फिर उसने मुझसे बात शुरू कर दी कि हम हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। तुम मुझे बहुत पसंद आई हो। मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। फिर शादी की पहली रात गुजर गई। अगला दिन भी आ गया। अब वो किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे। शायद कोई उसे शादी की मुबारकबाद दे रहा था। कह रहा था कि अल्लाह ने मुझ पर बहुत करम किया, मुझे एक बहुत अच्छी साथी मिली है, वो बहुत खूबसूरत है, मैं उससे बहुत खुश हूँ। मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। मुझे हमेशा से ऐसी ही बीवी चाहिए थी, जो इतनी खूबसूरत हो और बीवी पसंद की हो तो ज़िंदगी अच्छी गुजरती है। शोहर की यह बात सुनकर मैं हैरान रह गई कि क्या मैं ऐसे इतनी पसंद आई हूँ और वो ऐसी बीवी चाहता था। शादी के 3 दिन बाद मेरी वालदा ने हमारे लिए एक पार्टी का अहतमाम किया। मैं अपने शोहर के साथ घर में दाखिल हुई तो मेरी वालदा ने फ़ौरन मुझसे पूछा, तुमने कपड़े कैसे पहन रखे हैं? मैंने अम्मी से कहा, मैंने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं और मेरे शोहर को ये पसंद है। अम्मी ने मुझे हैरान होकर देखा। उन्होंने कहा, तेरा शोहर तुझे 1 हफ्ते में वापस छोड़ देगा। मैंने कहा, 1 हफ्ते में क्या, पूरी ज़िंदगी भी नहीं छोड़ेगा। मेरे शौहर ने मेरी अम्मी को देखा तो कहा, क्या बात है आंटी, कोई परेशानी है? उन्होंने कहा, नहीं बेटा, हम खाना खाने बैठे तो मेरी बाकी बहनें भी मौजूद थीं। मेरे शौहर ने उनके सामने मेरी बहुत तारीफ़ें की। उनसे कहा, जब से फ़रहा मेरी ज़िंदगी में आई है मेरी तो ज़िंदगी मुकम्मल हो गई है। मैं बहुत खुश हूँ। वो मेरा बहुत ख्याल रख रहा था। हम लोगों ने एक ही प्लेट में खाना खाया। फिर वो मुझे बाहर घुमाने ले गया। उसने मुझे कोई बड़ी चादर ओढ़ने का भी नहीं कहा। उसके पास गाड़ी थी। उसने कहा, गाड़ी में ही तो बैठना है। बहुत अच्छी तरह से पेश आ रहा था। बार बार मेरी तरफ देखकर मुस्कुराता था। मुझे मेरे कान में कोई बात कहता, फिर हम दोनों हंसते। कभी मुझे फ़ोन में हमारी शादी की कोई तस्वीरें दिखाता। मेरी अम्मी और मेरी बहनें ये सब कुछ देख रही थी और उनके चेहरे अजीब से बने हुए थे। वह हैरान हो रही थी कि उसके शौहर ने तो उसे हाथ का छाला बनाकर रखा हुआ है और यह सिर्फ शादी के शुरू में ही नहीं हुआ था। आज हमारी शादी को 5 साल हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 बच्चे हो गए हैं। आज भी मेरे शौहर का रवैया मेरे साथ वैसा ही है। हम लोग बहुत खुश हैं। शायद मर्दों को इन सारी बातों से फ़र्क नहीं पड़ता और उन्हें यही सब कुछ अच्छा लगता है। मेरी माँ और बहनों ने तो मेरे दिल पर बहुत ज़ख्म लगाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरे शौहर ने वो सारे ज़ख्म भर दिए। शादी से पहले मैंने बहुत दुख देखे, मगर शादी के बाद मेरे शौहर ने अपनी मोहब्बत से ये सारे दुख सुख में बदल दिए थे। आज मुझे एक अच्छा और मोहब्बत करने वाला शौहर मिल गया, जो मेरा बहुत ख्याल रखता है। उसने आज तक कभी मुझे ऐसी कोई बात नहीं की जिसकी वजह से मुझे अपना आप छोटा या कमतर महसूस हो। मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। उसकी माँ एक अच्छी औरत है और उसकी माँ ने उसकी तरबियत बहुत अच्छी की है। उसे औरत की इज़्ज़त करने वाला मर्द बनाया है। आज मेरे 2 बेटे थे, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं भी अपने बेटों की ऐसे ही तरबियत करूँगी, ताकि मेरे जैसी किसी लड़की को लोगों के ताने ना बर्दाश्त करने पड़े। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो